ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 402 के बारे में। 402 किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है कि अगर कोई एंटिटी है ना, वो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ले रही है, तो उस रिलेशन में ऑडिट करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब नाम क्या हो गया? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट के टाइम पे आपको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा अगर जो एंटिटी है वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ले रही है तो। ठीक है, अब पहले कुछ टर्म समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप ऑडिटर हो, ठीक है, आप ऑडिट करने जा रहे हो किसी एक कंपनी के, तो आप ऑडिटर हो तो आपको कौन सा ऑडिटर बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा यूज़र ऑडिटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेके बात करते हैं कि केपीएमजी है, केपीएमजी किसी कंपनी का क्या कर रही है? ऑडिट कर रही है, तो केपीएमजी क्या हो जाएगा? केपीएमजी हो जाएगा यूज़र ऑडिटर। अब वो जिस कंपनी का ऑडिट करने जाएगी, लेट्स से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करने जा रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूज़र एंटिटी। यूज़र ऑडिटर, यूज़र एंटिटी। ठीक है, तो अब आप गए, आप यूज़र एंटिटी का क्या करने वाले हो? ऑडिट करने वाले हो। अब रिलायंस ने लेट्स से क्या करके रखा है कि उन्होंने अपना फाइनेंस का काम आउटसोर्स करके रखा है, कि वो फाइनेंस का काम के लिए उन्होंने किसी और को दे के रखा है कि वो फाइनेंस का काम संभालेंगे। तो उन्होंने जिसको अपना काम दे के रखा होगा ना, उसको बोला जाएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेनपेक को अपना काम दे के रखा है, तो जेनपेक क्या हो जाएगी यहाँ पे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना खुद का एक ऑडिटर होगा, तो उसको बोला जाएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। ठीक है, ये पहले इतना 4 चीज़ हुई। 4 चीज़ों में क्या हुआ? सबसे पहले एक आप हो, आप ऑडिटर हो, किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, आपको बोला जाएगा यूज़र ऑडिटर। आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो उसका बोला जाएगा यूज़र एंटिटी। आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो वो कंपनी को बोला जाएगा अपने क्या? यूज़र एंटिटी। देन यूज़र एंटिटी किसी का सर्विस ले रही है, उसने अपना कोई ना कोई काम, कोई ना कोई सर्विस को क्या करके रखा होगा? आगे देख के रखा होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे? उस कंपनी को बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और जिसको उन्होंने अपना काम दे के रखा होगा, ठीक है, वो हो गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर होगा उसको बोला जाएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर। ठीक है, इतना हुआ। अब आप तो क्या करने वाले हो? आप तो यूज़र एंटिटी का ऑडिट करने गए हो। ठीक है, यूज़र एंटिटी हमारे केस में कौन था? रिलायंस, जो एग्जांपल हमने लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप आएगा कि हमें उस एंटिटी का, यूज़र एंटिटी का रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब रोमम समझना पड़ेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके लिए हम क्या करने जाते हैं? हम उसका अंडरस्टैंडिंग लेने जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे? तो अंडरस्टैंडिंग हम उनका एनवायरनमेंट समझ के और उनका इंटरनल कंट्रोल समझ के लेंगे। तो यहाँ पे क्या बात आ जाएगी? वही बात आ जाएगी ऐसे 305 वाली, कि आप भाई अंडरस्टैंडिंग लेने जाओगे। अंडरस्टैंडिंग लेते टाइम अब आप क्या क्या ध्यान रखोगे? तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। आपको समझने जाना है, देखो आपको एंटिटी को समझने जाना है, क्योंकि एंटिटी ने अपना काम क्या करके रखा है? आगे एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दे के रखा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि भाई कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा इंटरनल कंट्रोल कैसा है। तो सबसे पहले देखने जाएंगे क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ सर्विस क्या रहने वाला है, कि भाई कौन सी सर्विस हमने प्रोवाइड करके रखी है। सेकेंड, वो सर्विसेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कितना सिग्निफिकेंस रखती है वो। फिर जो ट्रांजेक्शन हमने उनको दे के रखे हैं ना, वो हमारे लिए कितना, उनका नेचर क्या है, वो कितने मटेरियल है, कितने मटेरियल नहीं है, वो देखेंगे। वो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस को कितना इफेक्ट कर सकते हैं। फिर जो यूज़र है और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कितना इंटरेक्शन होता है, कि भाई वो कितना ज़्यादा मिलते हैं, क्या है, मतलब ज़्यादा होगा, मतलब वो लोग रोज़ जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो मैं भी शायद ऐसा चांसेस है कि भाई इनका कुछ उनके साथ कंट्रोल होगा, वैसा सब कुछ। तो तीसरा हमें क्या समझना, देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, कि भाई जो रिलेशनशिप है ना यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जेनपेक्ट और रिलायंस के बीच में, वो कैसा है, उनके बीच का कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या है, वो सारी चीज़ें अपने देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई जो यूज़र ऑडिटर है ना, उसको मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि कैसे डिज़ाइन करके रखा है और कैसे इम्प्लीमेंट करके रखे हैं कंट्रोल्स। ठीक है, किससे रिलेटेड कंट्रोल? रिलेटेड टू वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में कंट्रोल। हम उनको काम देते हैं ना, तो हम उनको काम देते हैं तो उसके टाइम पे हम कुछ कुछ चीज़ें तो चेक करते होंगे। तो वो जो कुछ कुछ चीज़ें हम चेक करते हैं उस पर हमने कैसे कंट्रोल्स लगा के रखे हैं उसकी बात की गई है। फिर हम जब ये सारी चीज़ें चेक करने जाएंगे ना, तो हम ये देखेंगे क्या हम अंडरस्टैंडिंग ले पाए हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ का, कि भाई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनका क्या इफेक्ट होने वाला है, हमारा यूज़र का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का हमें क्या लेने जाना है? अंडरस्टैंडिंग लेने जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चेक करना है कि भाई दोनों जो हमारी मेन कंपनी जैसे रिलायंस और जेनपेक, उनके बीच में क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो चेक किया। अगर जो यूज़र है वो ये चीज़ें सारा वो उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस या सफिशिएंट
अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, किसके ऑडिटर की बात हो रही है, यूजर एंटिटी के ऑडिटर की बात हो रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कुछ और प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। अब वो एडिशनल प्रोसीजर क्या है, तो वहाँ पे बोले गए हैं 4 एडिशनल प्रोसीजर। पहला तो क्या कर सकते हो आप, टाइप 1 और टाइप 2 का रिपोर्ट देख सकते हो। टाइप 1 और टाइप 2 बेसिकली क्या है कि भाई टाइप 1 और टाइप 2 जो हमारा जो जिससे हम सर्विस ले रहे हैं दैट इज जेनपेक, तो जेनपेक का ऑडिटर क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा। तो अपने आप आगे डिस्कस भी करेंगे कि भाई 2 तरीके के रिपोर्ट्स होते हैं, टाइप 1 रिपोर्ट होता है, टाइप 2 रिपोर्ट होता है, तो हम वो क्या कर सकते हैं, वो रिपोर्ट ले सकते हैं। पहला चीज़ जिससे क्या पता चलेगा कि उनके यहाँ पे काम कैसा चल रहा है, क्या चीज़ है वो सब। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हैं, उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजर एंटिटी से बोलें कि भाई हमारी उनसे बात कर दो, और अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो ले सकते हैं। तीसरा हम वहाँ जा सकते हैं, हम विजिट कर सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे जाके अपने ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। और चौथा अपने क्या कर सकते हैं, हम किसी अनदर ऑडिटर को की हेल्प ले सकते हैं और वो जाके क्या करे, ऑडिट प्रोसीजर लगाए, ठीक है। यहाँ तक में हमने क्या करा, यहाँ तक में हमने एज एन ऑडिटर ऑफ एन यूजर एंटिटी हमने सारे प्रोसीजर लगाए ताकि हमें क्या मिल सके, अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अब यहाँ तक हुआ, यहाँ तक होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उधर अंडरस्टैंडिंग ले लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने जाएंगे, जब हम ये रिस्क असेसमेंट करने जाएंगे, सबसे पहले रोमम आता है, रोमम आने के बाद अपना क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल्स को चेक करेंगे कि भाई जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल क्यों चेक करने हैं, तो हमें इसके लिए चेक करने हैं, देखो हमने अपना काम उनको देख के रखा है ना, तो हमारा काम वहाँ पर हो रहा है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भाई जो काम हो रहा है वो वहाँ पे हो रहा है ना, तो उनके कंट्रोल्स भी तो अच्छे से काम करने चाहिए। तो हमारा सेकंड प्रोसीजर, हमारा सेकंड स्टेप क्या है, रिस्क असेसमेंट करना कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जो हमारा काम कर रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उनके यहाँ के जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो चेक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप उनके यहाँ का रिपोर्ट ले सकते हो। रिपोर्ट की बात करी थी ना अभी, अच्छा ये वाला रिपोर्ट यहाँ पे कौन सा रिपोर्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट बोला गया है। क्यों टाइप 2 रखा गया है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना टाइप 2 रिपोर्ट में ही क्या करता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, तो इसके लिए टाइप 2 की बात करी गई है बस, कि भाई असेसमेंट करोगे तो आपको ओपिनियन ही जानना होगा कि वहाँ पे कैसा काम चल रहा है, तो टाइप 2 रिपोर्ट देखोगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जाके, तो आप वो कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप किसी दूसरे ऑडिटर की हेल्प ले सकते हो कि भाई वो जाके क्या करे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वहाँ पे परफॉर्म कर पाए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जाके ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे, ठीक है। तो यहाँ तक में क्या हुआ, यहाँ तक में हमने अंडरस्टैंडिंग ले लिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, और हमें अगर कुछ एडिशनल स्टेप परफॉर्म करने थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करने के लिए, तो हमने वो कर लिया, ठीक है। मतलब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, जहाँ जितने तक में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, जैसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे वो हमने ले लिया। अब इसके बाद जाके अपने क्या करेंगे, हमने रोमम निकाला होगा, तो रोमम निकालते टाइम अब हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। अब रोमम निकाल लिया ना इसके बेसिस पे, अब उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है वो सब। तो उस टाइम पे जब हम एक्शन लेंगे तो हम क्या चीज़ें देखने जाएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, हमने चेक करने गए, लेट्स से हमने एग्जांपल लिया, रिलायंस कंपनी ने अपना फाइनेंस का काम देके रखा है, तो हमें वो फाइनेंस का जो काम देके रहा है उसके लिए पेमेंट कर रहा होगा, तो वो पेमेंट जो कर रहा है उसको हमें चेक करना था, वो अमाउंट चेक करने गए हम PNL के अंदर कि लेट्स से चलो फाइनेंस कॉस्ट पड़ी हुई है या जो भी XYZ कॉस्ट पड़ी हुई है, तो वो कॉस्ट हम चेक करने गए। तो वो कॉस्ट जो हम चेक करने गए, क्या वो वाला असर्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अगर सेटिस्फाई हो रहा है बहुत बढ़िया, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर पाएँ, हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाएँ। ये और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी दूसरे ऑडिटर की भी हेल्प ले सकते हैं जो जाके वहाँ पे क्या कर पाए, काम कर पाए। डन। यहाँ तक में हमने क्या करा, यहाँ तक में सबसे पहला स्टेप लिया हमने अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हमने करा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद हमने क्या करा, हम रिस्पॉन्ड करने गए कि भाई क्या वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, इतना हुआ। अब देखो हम बोल रहे हैं कि दूसरा वाला बंदा है वो टाइप 1 टाइप 2 का रिपोर्ट देगा और वो रिपोर्ट लेके उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना ओपिनियन फ्रेम कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में चेक किया था ना कि भाई टाइप 2 रिपोर्ट ले लो और फ्रेम कर लो। अब जब हम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेने जाएंगे तो हमें सामने वाले को भी तो चेक करना पड़ेगा, भाई जो इंसान रिपोर्ट दे रहा है वो बंदा एक्चुअली में कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम देखने जाएंगे कि भाई जो सर्विस ऑडिटर है
वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रखता है या नहीं रखता है, वो इंडिपेंडेंस रखता है या नहीं रखता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। एज वेल एज जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भाई हमारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, सामने वाला बंदा भी ऑडिटर है, आप भी ऑडिटर हो, वो भी सीए है, आप भी सीए हो, तो क्या आप जाके उसको चेक करोगे क्या? नहीं। अगर वो बंदा खुद आईसीआई का मेंबर है तो भाई वो कॉम्पिटेंट बंदा है, तो फिर हम उसके केस में हम उसका कॉम्पिटेंस चेक करने नहीं जाएंगे। डन, इतना हुआ। फिर इसके बाद ओके, जैसे अपनी बात कर रहे थे कि रिलायंस का काम जेनपेक्ट को दिया हुआ है काम करने के लिए, ठीक है। तो रिलायंस क्या कर रहा है, अपना फाइनेंस का काम आउटसोर्स करके रखा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जेनपेक्ट ने भी अपना काम आउटसोर्स करके रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम किसका ऑडिट करने गए, हम ऑडिट करने गए थे रिलायंस का। रिलायंस ने अपना काम दे के रखा था जेनपेक्ट को, और जेनपेक्ट ने अपना काम किसको दे दिया, वो दे दिया टीम लीज को। तो अब यहाँ पे जो टीम लीज है, वो टीम लीज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होगा वो अलग होगा, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो टाइप 1 टाइप 2 की रिपोर्ट आई हमारे पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटा हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अगर वो डेटा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो सारा प्रोसीजर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा था, जो हमें परफॉर्म करना था, उनका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए सेम टू सेम प्रोसीजर हमें किस पे रिपीट करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना पड़ेगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का के लिए भी चेक करने के लिए कि भाई वहाँ पे जो डेटा मेंटेन होता है क्या वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम चीज़ हम वहाँ देखेंगे कि भाई वहाँ का नेचर क्या है, वहाँ पे कैसे ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या इंटरेक्शन है, क्या इंटरनल कंट्रोल लगा के रखे हैं, क्या सब चीज़ें हैं। तो हम वो सब चीज़ें करने जाएंगे। उधर के लिए भी सेम है कि भाई हम उनका रिपोर्ट ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और किसी दूसरे ऑडिटर को भेज सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई किसकी, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। अब नेक्स्ट अपने बात करने जा रहे हैं कि भाई अभी हमने क्या करा कि हमें रिपोर्ट मिली, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट मिली ना, उसमें हमें क्या हुआ, कुछ फ्रॉड मिला या कुछ नॉन कंप्लाइंस मिला, या फिर हमें कुछ ऐसा मिला कि भाई कोई लॉ एंड रेगुलेशन को फुलफ़िल नहीं किया गया है या कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह गई है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमें रिपोर्ट में मिलता है, मतलब जो भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑडिटर थे उन लोगों ने रिपोर्ट दिया होगा, उसमें हमें ऐसा कुछ मिलता है, तो हम क्या करने जाएंगे। तो 3 स्टेप्स में हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से अपने एंटिटी के, मतलब हम इंक्वायरी करने जाएंगे किससे, हम इंक्वायरी करने जाएंगे रिलायंस की कंपनी वाले से, ठीक है। कि भाई ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो रिपोर्ट किया है, या फिर जो भी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है, क्या आपको इसके बारे में पता था, ये फ्रॉड के बारे में, नॉन कंप्लाइंस के बारे में, ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखने जाना है कि ये पूछ लिया, उनसे पता कर लिया। फिर उसके बाद देखने जाना है क्या इसके कारण हमारे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, फिर ये देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे क्या हमें कोई फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, ताकि हम क्या कर पाएँ, अपना कंक्लूजन प्रॉपरली ड्रॉ कर पाएँ ऑन दी यूज़र्स के ऑडिट के रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। हमारा मेन पर्पस तो क्या है, लास्ट में जाके फिर कंक्लूजन देना ही है ना। तो अभी हमें क्या करने जाना है, ये सब चीज़ें चेक करनी जाना है, ठीक है। अब इसके बाद अब रिपोर्टिंग की बात आती है। रिपोर्टिंग के लिए देखो क्या बोला गया है, अगर आप ना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपको क्या करना था, आपको चेक करना था काम क्या करा हुआ है, आउटसोर्स करा हुआ है। अगर काम आउटसोर्स किया गया है और आप उस काम को चेक नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपके यहाँ पे ये क्या हो गया, आपके लिए मॉडिफाई, आप रिपोर्ट कैसे दोगे, मॉडिफाई रिपोर्ट दोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एविडेंस ले ही नहीं पा रहे हो। अब वो देखना पड़ेगा कि क्वालिफाइड रिपोर्ट आ रही है या डिस्क्लेमर रिपोर्ट आ रही है एज़ पर ऐसे 705, ठीक है। अगर आपने मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है तो बात ही खत्म हो गई। पर अगर आपने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी, तो क्या हम वहाँ पे लिखने जाएंगे कि हमने ये वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर यूज़ किया है, तो नहीं। अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, अगर आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो, तो उसके केस में तो आप लिखने ही नहीं जाओगे कि हमने सर्विस ऑडिटर का काम यूज़ किया है। पर हाँ, अगर किसी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि आपको ये यहाँ लिखने जाना है कि भाई मैंने सर्विस ऑडिटर का काम यूज़ किया है, वो सामने वाले को समझने के लिए ज़रूरी है। वो मॉडिफिकेशन को लेट्स से मॉडिफिकेशन का रिपोर्ट दिया और वो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई हमने मॉडिफिकेशन का क्यों दिया, और उस जगह पे आपको रेफरेंस देना पड़ रहा है कि भाई मैंने सर्विस ऑडिटर का काम यूज़ किया था और मुझे उसमें ये प्रॉब्लम लिखी, इसलिए मैंने मॉडिफाई किया रिपोर्ट को। तो फिर ऑडिटर को ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई इसके कारण जो मैं हूँ, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज़र एंटिटी का जो ऑडिटर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी कम नहीं होगा, लायबल तो मैं ही रहूँगा, ये जो ओपिनियन दिया है मैंने उसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट बात होती है किसके ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर।
इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें चेक करने के लिए ना रिपोर्ट लेना रहता है। दो तरीके के रिपोर्ट होते हैं, एक होता है टाइप 1 रिपोर्ट, एक होता है टाइप 2 रिपोर्ट। जब हमने ये पढ़ा था ना कि हम अंडरस्टैंडिंग लेने जा रहे थे, तब हमने क्या पढ़ा था कि चाहे टाइप 1 का रिपोर्ट ले लो चाहे टाइप 2 का रिपोर्ट ले लो, चलेगा काम। मतलब दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग तो ले ही सकते हो। पर जब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था ना कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करने जाना है कि वो अच्छे से काम करे या नहीं करे, तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पे कौन सा रिपोर्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे टाइप 2 रिपोर्ट ही होना चाहिए। रिपोर्ट देता कौन है, तो रिपोर्ट देती है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और किसको देने जाएगी, वो यूज़र एंटिटी के ऑडिटर को देने जाएगी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर देने जाएगा, और किसको देने जाएगा, यूज़र एंटिटी के ऑडिटर को देने जाएगा। अब टाइप 1 रिपोर्ट में क्या लिखा होता है और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या लिखा होता है। तो टाइप 1 रिपोर्ट में लिखा होगा कि भाई पहले तो इसको बोलते क्या है, तो इसका दूसरा नाम है कार्व आउट रिपोर्ट। कहीं कहीं पे कार्व आउट वर्ड भी यूज़ करा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ क्या होगा कि भाई जो मैनेजमेंट है, इसका मैनेजमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देगा, वो डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करेगा पूरा किसके बारे में, कि भाई हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ पे कंट्रोल कैसे हैं, हमारे यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसे डिज़ाइन करे गए हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा। इसके साथ के साथ जो ऑडिटर होगा ना, किसका ऑडिटर, वो पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं, दूसरी वाली जो एंटिटी थी, दैट इज़ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली एंटिटी थी, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली एंटिटी का ऑडिटर क्या करेगा, उसके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि भाई जो भी ये चीज़ें बोली गई हैं, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो सिस्टम बताया गया है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, वो वहाँ पे सूटेबली डिज़ाइन किए गए हैं या नहीं किए गए। फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है सिर्फ डिज़ाइन की, कि हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डिज़ाइन तो है, इतना बोला गया है टाइप 1 रिपोर्ट में। पर जब हम बात करते हैं ना टाइप 2 रिपोर्ट की, तो टाइप 2 रिपोर्ट का अपना दूसरा नाम क्या हो गया, तो टाइप 2 रिपोर्ट का नाम हो गया इंक्लूसिव रिपोर्ट। ठीक है, कि इसमें क्या होगा, इसमें मतलब इसमें जो टाइप 1 में बोला है ना, वो चीज़ें तो आएंगी, मतलब डिज़ाइन है या नहीं है प्रॉपरली, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंट्रोल काम कर रहे हैं या नहीं है, डिज़ाइन कितना सूटेबल है या नहीं है, वो सब तो बात करी गई है। एज वेल एज इसमें ये भी बोला गया है कि भाई जो डिज़ाइन करे हैं अपने कंट्रोल्स, वो ऑपरेट भी कर रहे हैं इफेक्टिवली। ठीक है, और जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देने जाएगा ना, तो वो इसके ऊपर भी ओपिनियन देगा कि जो कंट्रोल है ना, वो काम भी कर रहे हैं इफेक्टिवली। ठीक है, तो जो सर्विस एंटिटी का जो ऑडिटर था, वो चेक करेगा, वो अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो उसने किया होगा उन कंट्रोल्स के ऊपर, वो इसका डिस्क्रिप्शन भी देने जाएगा, वो उसका रिजल्ट भी देने जाएगा। तो टाइप 1 रिपोर्ट क्या है, सिर्फ ये चेक करती है कि भाई इंटरनल कंट्रोल लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। टाइप 2 में ये होता है कि लगे हुए हैं जो इंटरनल कंट्रोल, एज वेल एज वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दो डिफरेंस हो गए, टाइप 1 और टाइप 2 के डिफरेंस हो गया कि भाई कब हमें कौन सी रिपोर्ट यूज़ करनी है। अब देखो नेक्स्ट बात क्या करी गई है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा यूज़र एंटिटी को ना, मतलब यूज़र एंटिटी कौन, रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी ने क्या करा हो ना, बहुत सारी सर्विसेज को क्या करके रखा हो, आगे दे के रखा हो, आउटसोर्स करके रखा हो। अगर ऐसा सिचुएशन है, तो जो ऑडिटर है वो कैसे डिसाइड करेगा कि भाई अपने को कौन से सर्विसेज को कंसिडर करना है, कौन से सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, मान के चलो उन्होंने एचआर का काम भी दे दिया, उन्होंने पेरोल का काम भी दे दिया, उन्होंने फाइनेंस का काम भी दे दिया, ऐसे बहुत सारे काम देखे रखे हैं। तो किस बेसिस पे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला गया है, आपको क्या क्या देखने जाना है, तो आपको क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन देखने जाने हैं। ठीक है, जो क्या होंगे आपके लिए यूज़र एंटिटी के लिए सिग्निफिकेंट होंगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सिग्निफिकेंट होंगे, पहला। ठीक है, दूसरा देखने जाओगे कि भाई उसका प्रोसीजर क्या है, आपके आईटी सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, मैनुअल सिस्टम में क्या काम हो रहा है वो। तीसरा देखने जाओगे कि भाई उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जाता है, मैनुअली रख लो, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रख लो वो। फिर आप देखने जाओगे कि जो यूज़र एंटिटी है वो उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, क्या वो सारे इवेंट्स को और कंडीशंस को अपने आप पे कैप्चर कर पाता है या नहीं कर पाता है। वो वाले इवेंट्स और कंडीशन, वो वाले ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कवर हो गए, जो सिग्निफिकेंट थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके अलावा वाले इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को कवर कर पाता है या नहीं कर पाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब सब चीज़ों को रिकॉर्ड कैसे करना है, एकदम स्टार्टिंग से, इनिशिएशन से लेकर रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट, सब कुछ कैसे होता है। फिर कंट्रोल कैसे लग रहे हैं वो जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को देखोगे, फिर मतलब आपको इनसे बस देखने जाना है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमारे ऑडिट के स्कोप में आ रही है या नहीं आ रही है, क्या वो इफेक्ट करने वाली है या नहीं करने वाली है। अगर करने वाली होगी तो फिर हम उसको कंट्रोल इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज़ हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो टोटल में क्वेश्चन हमारे मेन कितने हुए, तो एक तो हमारा यही हो गया कि भाई अगर अलग अलग
होंगे तो फिर क्या करने जाना है, बहुत सारे सर्विसेज को देख के रखा है तो क्या करने जाना है। सेकंड हो गया टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट वाला। थर्ड हो गया कि भाई आप अंडरस्टैंडिंग लेने जाओगे तो कैसे लेने जाओगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है तो फिर क्या करोगे। फिर नेक्स्ट क्या हो गया कि भाई आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करने जाना है तो वो कैसे करने जाओगे। एंड देन लास्ट पॉइंट रिपोर्टिंग का, कि भाई रिपोर्टिंग कैसे होगा। तो हमारा SA 402 ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है।